Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं second application of Gauss law which is electric field due to infinite charge sheet. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं कि हॉलो स्फीयर या हमारे पास अगर स्फीयर या सॉलिड हो तो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी। अब दूसरा एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक चार्ज शीट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं ये एक शीट ले लेता हूँ जो चार्ज है और इनफाइनाइट है। इसका लेंथ जो है आगे भी है और इस डायरेक्शन में भी है, टेंड्स टू इंफिनिटी, जो इंफिनिटी तक गया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, असल में ये इंफिनिटी तक नहीं गया हुआ, लेकिन हम इससे कहते हैं कि ये इंफिनिटी तक गया हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P में ले लेता हूँ और ये डिस्टेंस x पे है फ्रॉम दिस चार्ज। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो x है। यहाँ पे जो डिस्टेंस x है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस चार्ज शीट। देयरफॉर वी सेड इट दिस चार्ज शीट इज इनफाइनाइट, बट इट इज नॉट इनफाइनाइट। वी सेड दैट द चार्ज इज इनफाइनाइट बिकॉज यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो कंपेयर टू द साइज ऑफ शीट बहुत ज्यादा छोटा होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज मैंने एक पॉइंट P ले लिया और इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये जो है चार्ज शीट है, यूनिफॉर्म चार्ज शीट। यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज शीट है। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट जो है हम गॉसियन लॉ के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, तो हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। गॉसियन सरफेस लेंगे, जो गॉसियन सरफेस 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि हमारे पास जो सरफेस है वो 3D हो, इट मींस 3 डायमेंशनल हो। दूसरा जो कंडीशन है वो हमारे पास ये है कि जो 3 डायमेंशन सरफेस हो वो क्लोज्ड हो। और तीसरा जो हमारे पास गॉसियन सरफेस की कंडीशन है वो ये है कि जो सरफेस हम लेते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की सिमेट्रिक हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सिमेट्रिक हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है इस साइड पे है, तो हम एक सरफेस लेंगे जो इस साइड पे भी जितना डिस्टेंस है इस साइड पे भी उतना ही डिस्टेंस हो। यहाँ पे भी हम पॉइंट P ले लेते हैं, या इसको P1 कहते हैं, इसको P2 कहते हैं, जो सेम डिस्टेंस x पे है दोनों साइड से। यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 कंडीशंस पढ़े कि गॉसियन सरफेस के हमारे पास 3 कंडीशंस है। एक 3D हो, दूसरा हमारे पास क्लोज्ड हो और तीसरा हमारे पास सिमेट्रिक हो। ये तो हो गया सिमेट्रिक, लेकिन अब हमने ऐसा सरफेस लेना है गॉसियन जो 3D हो और क्लोज्ड हो। तो हमारे जहन में एक ही सरफेस आती है और वो है सिलेंड्रिकल। यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेता हूं जो सिमेट्रिक भी हो, और ये हमारे पास एक सिमेट्रिक 3D और क्लोज्ड सरफेस आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे तो हमने कहा था कि एरिया का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है इन 2D। दोनों डायरेक्शन में हम ले सकते थे। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये एक सरफेस है, तो एरिया का डायरेक्शन हम ऊपर भी ले देते और नीचे भी ले सकते थे, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। अगर 3 डायमेंशनल सरफेस हो तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एरिया का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होता है। सो एट दिस पॉइंट वी कैन नॉट से दैट द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट
द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी आउटवर्ड, जो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ए जो है वो आउटवर्ड होगा। इसी तरह यहाँ पे जो कर्व सरफेस है, सपोज मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस मैंने ये लिया हुआ है, एक सरफेस मैंने ये लिया हुआ है, और तीसरा जो है वो हमारे पास ये कर्व सरफेस है। अगर आप इस कर्व सरफेस को देखें तो हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो एरिया है वो नॉर्मल टू द सरफेस आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक ही पॉइंट ले लिया क्योंकि हमारे पास हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमत में जो एरिया होता है वो नॉर्मल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ले लिया और वो है एरिया इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास हो गया P3, P1, P2, P3। अब हम यहाँ पे P1, P2 और P3 पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास टोटल आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स equal to electric flux at point P1 plus electric flux at point P2 plus electric flux at point P3। अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हमारे पास क्या था कि एक एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितने पास हो रहे हैं उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हमारे पास फार्मूला था E डॉट ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E डॉट ए, इसको मैं एरिया A1 कहता हूँ, इसको मैं एरिया A2 कहता हूँ, इसको मैं एरिया A3 कहता हूँ। EA1 प्लस E डॉट A2 प्लस E डॉट A3। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे E1 लिख ले, यहाँ पे E2 लिख ले, यहाँ पे E3 लिख ले। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा E1 A1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 A2 cos ऑफ थीटा प्लस E3 A3 cos ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे अगर पी की देखें तो यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो इस साइड पे है A2 के बिल्कुल पैरेलल है, इट मींस यहाँ पे एंगल हमारे पास 0 है। A1 की भी बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ पे भी एंगल हमारे पास 0 है। लेकिन A3 पॉइंट जो हमने लिया हुआ है, P3 पॉइंट हमने लिया हुआ है, वहाँ पे A3 जो है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E1 A1 cos ऑफ 0। क्यों? क्योंकि E और A दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी E और A बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी A2 cos ऑफ 0 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे E3 और A3 के दरमियान जो है एंगल 90 है, तो यहाँ पे आ जाएगा E3 A3 cos ऑफ 90 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले तो E1 A1 cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू E1 A1। क्यों? क्योंकि cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो अगर वो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा E1 A1। इसी तरह A2 आ जाएगा cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, जबकि यहाँ पे A3 cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, सो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 0 की जरूरत नहीं है। हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया E1 A1 प्लस E2 A2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लक्स टोटल क्या आ जाएगा? फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास जो E है वो बराबर होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। क्योंकि इस चार्ज शीट से जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ये हमने सिमेट्रिक लिया हुआ है, सेम डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि E1 और E2 जो है दोनों बराबर है और उसको मैंने नाम दे दिया E।
इसी तरह यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो दोनों साइड की जो एरिया है वो भी हमारे पास सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2 और इसको मैंने नाम दे दिया A। तो यहाँ पे आप पुट कर ले E1 की जगह E, A1 की जगह A प्लस सॉरी E2 की जगह E और A2 की जगह A। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू EA प्लस EA, तो हमारे पास आ जाएगा 2EA। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हमने कैलकुलेशन कर लिया बाय डायरेक्ट मेथड। हमने गाशियन सरफेस लिया हुआ है, सो वी कैन अप्लाई गासिस लॉ हियर एंड अकॉर्डिंग टू गासिस लॉ हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और वी कैन से टोटल चार्ज डिवाइड बाय ε0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स की जगह आप ये लिख ले Q डिवाइड बाय ε0 इक्वल टू 2EA। यहाँ पे टोटल चार्ज जो इस सरफेस पे है हमें नहीं मालूम कि कितना चार्ज है, सो हम ये फार्मूला जो है यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये मालूम है कि यूनिट एरिया, एक छोटा सा एरिया मालूम होगा, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी हमारे पास बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया इक्वल टू चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे चार्ज की जगह ये पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू ए डिवाइड बाय ε0 इक्वल टू 2EA। 2EA ए और ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0। 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास 2ε0 आ जाएगा। हमारे पास E का आंसर जो आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0। तो इस प्लेन शीट जो इनफाइनाइट चार्ज शीट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0 आएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज हमें दिया गया है कि दो प्लेट्स हैं, दो चार्ज शीट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये एक चार्ज शीट है जो पॉजिटिव है, यहाँ पे दूसरी चार्ज शीट है जो नेगेटिव है। आपको कहा गया है कि पॉइंट ए पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, पॉइंट बी पे आपने इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करनी है और पॉइंट सी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने डायरेक्शन शो करनी है कि सपोज इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं E1 कहता हूँ और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं E2 कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे E1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे आउटवर्ड होता है तो E1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे आउटवर्ड होता है पॉजिटिव का तो E1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे E2 जो है एनवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनवर्ड होता है। हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इमिट कर जाती है जबकि नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाती है या टर्मिनेट कर जाती है। तो E2 जो है ये किस डायरेक्शन में होगा, ये अवे फ्रॉम ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। तो E2 का भी डायरेक्शन इस तरह होगा, यहाँ पे E2 का डायरेक्शन इस तरह होगा और यहाँ पे E2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव होगा। नेगेटिव के लिए जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव होता है, जबकि पॉजिटिव के लिए जो होता है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट होता है। इसलिए इस पॉजिटिव की वजह से E1 जो है अवे है, यहाँ पे B अवे है और यहाँ पे B अवे है। तो हमने
E1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ली, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से जो है नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवार्ड्स द नेगेटिव प्लेट होता है। यहाँ पे मैंने E2 इस डायरेक्शन में लिया, E2 इस डायरेक्शन में लिया और E2 भी इस डायरेक्शन में ले लिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया हुआ है ये दोनों के लिए हमारे पास सेम होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास ना इनफाइनाइट चार्ज शीट है। तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो हियर दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जो इक्वल है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये 0 आएगा। इसी तरह यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लस हो रहे हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो वी कैन से E1 प्लस E2 यहाँ पे आएगा और वो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसको सम करें तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर पॉइंट सी पे आप देखें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हमारे पास सेम है, तो दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू ऑल।